हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था किस तरह से यूनानियों ने भारत पर हमला किया, लेकिन वो भारत में स्थायी कॉलोनियां बनाने में सफल नहीं रहे, क्योंकि किसी कारण से सिकंदर को वापस जाना पड़ा था। सिकंदर की वापसी ने भारत की उन्नति के रास्तों को प्रशस्त किया था, क्योंकि उसके बाद मौर्य आए और मौर्यों ने एक बेहतरीन शासन व्यवस्था देने में भरपूर सहयोग किया। अब देखिए बच्चों, ये तो था नहीं कि यूनानी शांत बैठ गए। यूनानियों ने भारत की सीमा तक जीते हुए प्रदेशों पर शासन करना शुरू कर दिया, जिसे अपने कहेंगे बैक्टीरिया और उसके क्षेत्र, है ना। अब देखिए बच्चों, लंबे समय तक वहां पर रहने से ऐसा नहीं था कि वो सीधा अपने देश के टच में थे, लेकिन उतना नहीं। तो उससे क्या हुआ कि उनकी संस्कृति में और भारत की संस्कृति में मेल जुड़ाने लगा। उनकी संस्कृति, उनके आर्किटेक्चर, उनके भवन, उनकी पेंटिंग, चित्रकला, इन सभी में भारत और यूनान दोनों का प्रभाव देखने को मिला। जैसे इसमें आए सिक्के। इससे पहले जो सिक्के थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तकनीकी रूप से इतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन यूनानियों की कला सिक्के बनाने की भारतीयों से बेहतर थी, इसलिए उन्होंने सिक्के बनाना शुरू किया अच्छे से। उस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी होने लगे, और हिंदू देवी देवताओं के चित्र यूनानी ढंग में, ठीक है। और वहां की जो वास्तुकला थी, खासतौर उस पर यूनानियों का बहुत प्रभाव पड़ा। यहाँ की भाषाओं से वो ओत-प्रोत हो चुके थे। इस तरह से ये सब कुछ चल रहा था। अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद विशेष जाति शक जाति का भारत में एंट्री होती है। तो ये कौन थे शक? देखिए बच्चों, शक थे बेसिकली मध्य एशिया से। मध्य एशिया जो आज का मध्य एशिया कहते हैं, जो आज का उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी है ना, मंगोल, ये सभी मध्य एशिया में आते हैं। तो मध्य एशिया की जनजाति थी शक जनजाति, ठीक है, शक जाति थी। तो क्या हुआ कि मध्य एशिया में एक आक्रमण हुआ, और वो आक्रमण था यूची का। यूची ने कर दिया हमला करते ही शक भागड़े हुए, इन पर हमला कर दिया। भागड़े हुए तो इनको रास्ता कौन सा मिला? इनको मिला भारत, क्योंकि अब भारत में मौर्य साम्राज्य का विघटन हो चुका था। तो यहाँ पर स्थितियां अत्यंत अनुकूल थी राज्य चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एकता का अभाव था। छोटे छोटे राज्यों में पूरा देश बंट चुका था, ठीक है। इतनी एकता न होने के कारण यहाँ पर किसी को भी जीतना आसान था। दूसरी बात, यहाँ पर संसाधनों की कोई भी कमी नहीं थी। यहाँ के संसाधन हमेशा ही बाहरी आक्रमणकारियों को आकर्षित करते थे। तो देखिए बच्चों, शकों की अपने बात करेंगे। शक भारत में आए। अब भारत वैसे तो कोई राजनीतिक सीमा नहीं थी, लेकिन हम अग्नि पुराण और बौद्ध ग्रंथों के सिंहल द्वीप भारतवर्ष के बारे में बात करेंगे। तो भारत में आते ही ये 5 धाराओं में या 5 शाखाओं में बंट गए। इनकी 5 ब्रांचेस हो गई। कौन कौन सी ब्रांच? सबसे पहले थी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से परिचित है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी कपिशा। दूसरा था पंजाब की राजधानी थी तक्षशिला। अब सर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये जो पंजाब है ये तो कहाँ है? तक्षशिला अफगानिस्तान में। तो देखिए बच्चों, पंजाब उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। अगर 1947 से पहले का पंजाब भी देखें तो वो पाकिस्तान और भारत को मिलाकर था। आज का हिमाचल प्रदेश उसका हिस्सा था, है ना बच्चों। जम्मू कश्मीर के साथ उसकी सीमा बहुत बड़ी मिलती थी। तो पुराना पंजाब काफी बड़ा पंजाब था। इसके अलावा तीसरा थी उज्जैन, फिर थी मथुरा और नासिक। ये सभी भारत में शासन किया करती थी। और बच्चों खास बात यह है कि ऐसा नहीं कि अगर विदेशी है तो अलग धौंस जमाएगी। जैसे कि
ब्रिटिश ने आके किया। ब्रिटिश हमेशा भारतीयों से स्वयं को, वहां की संस्कृति से स्वयं को अलग रखते थे, मिक्सअप नहीं होने दिया उन्होंने, ठीक है। हालांकि हम पर ब्रिटिशर का प्रभाव था, लेकिन ब्रिटिश के लोगों पर, ब्रिटेन के लोगों पर भारतीयों का प्रभाव नगण्य था, यानी कि बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। लेकिन शक, ये भी विदेशी आक्रमणकारी थे, लेकिन इन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि जैसे तवज्जो दी। यहाँ के लोगों को उन्होंने अपनी प्रजा जैसा प्यार दिया, ठीक है। यहाँ की भाषा से, यहाँ की संस्कृति से वो बिल्कुल ओत-प्रोत हो चुके थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनका एक बेहतरीन साम्राज्य था। अब हम बात करेंगे बच्चों नासिक की। नासिक में एक भाई साहब थे नाहपान। नाहपान थे, ये एक शक राजा थे। इन्होंने क्या किया कि दक्षिण में हमला किया। दक्षिण में इन्होंने सातवाहन शासक पर हमला किया और सातवाहन को मार गिराया। उसकी इन्होंने भूमि पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। इसके बाद आया एक गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी आया, उसने नाहपान की बाटी मांझ दी, ठीक है ना। नाहपान को खत्म कर दिया उसने, और सातवाहन के साथ उसने जो भी अन्याय किया था उसकी भूमि उसको लौटा दी और पूरे राज्य पर एक छत्र राज करने का संकल्प लिया। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं था कि इससे शक साम्राज्य खत्म हो गया। शक साम्राज्य आगे बढ़ा। इसके आगे बढ़े जयदमन। जयदमन का पुत्र था रुद्रदमन। बच्चों नाम इनके जय, रुद्र, ये देखने में ना भारतीय नाम है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय संस्कृति से उनका लगाव था और उन्होंने इससे आत्मीयता भी कर ली थी, है ना। तो अब हम बात करेंगे रुद्रदमन की। रुद्रदमन बहुत ही बेहतरीन शासक, बहुत समर्पित शासक, बहुत प्रजावत्सल शासक था। उसने अपने एक जूनागढ़ के अभिलेख में इन सभी घटनाओं की जानकारी दी है। इसलिए कह सकते हैं कि जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे शक साम्राज्य के बारे में या उस समय की जो घटनाएं थी उनके बारे में, समसामयिक घटनाओं के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। उसके अलावा शकों के साम्राज्य के बारे में, उसकी रीति नीतियों के बारे में, उनकी पॉलिसीज, उनकी धार्मिक नीतियों की, उनकी सहिष्णुता, उनके प्रशासन के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलती है। अब देखिए बच्चों रुद्रदमन, ठीक है ना। रुद्रदमन ने क्या किया कि अगर इसके अपने राज्य विस्तार की बात करें तो ये लगभग मथुरा से लेकर उज्जैन, दिल्ली, पश्चिमी हिस्से में, लंबे चौड़े हिस्से में फैला था। लेकिन ये हिस्सा किसी समय पर किसके नियंत्रण में था? ये हिस्सा उस समय तक गौतमी पुत्र शाक के नियंत्रण में था या उसके वंशजों के नियंत्रण में था। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये वही शातकर्णी जिसने रुद्रदमन के बुजुर्ग, उनके पूर्वजों को मारकर या उनसे राज्यों को जीतकर अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया था। वही गौतमी पुत्र उसके किसी वंशज से रुद्रदमन ने अपने राज्य को छीन लिया होगा या वापस ले लिया होगा। इस प्रकार से हमें घटनाएं मिलती हैं। रुद्रदमन की अगर अपने बात करें इसके शासन के समय की, तो ये था लगभग 78 से लेकर 130 से लेकर 150 ईसा, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, लगभग इसने 20 साल तक शासन किया। और अगर शक संवत के हिसाब से बात करें तो शक संवत था इसका, जिस प्रकार से हमें मिलता है। देखिए अशोक के 14 शिलालेख, समुद्रगुप्त के शिलालेख, इसके अलावा जूनागढ़ का अभिलेख ऐसा अभिलेख है या ऐसा एक हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है जिससे हम बेहतरीन तरीके से उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। न केवल ये शिलालेख बल्कि उस समय
जो चीन के लोगों के द्वारा लिखे गए साहित्य भी उस समय के इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। ये बात थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एक घटना हुई उस समय में कि एक सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का निर्माण किया था पुष्यमित्र, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक सेनापति था, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। काफी इस पर धन लगा था उस समय भी। इससे बहुत सी जो सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई थी अशोक ने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो मौर्य सम्राट थे या मौर्य राजा थे वो धर्म पर चलने वाले थे, प्रजा वत्सल थे, अपने लोगों के कल्याण के लिए सारा दिन लगे रहते थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी क्या कोई ऐसा राजा ऐसा कुछ करेगा? बिल्कुल, रुद्रदमन ने ऐसा किया। तो क्या किया था उसने? देखिए, ज्यादा वर्षा होने के कारण या कुछ पुराना बांध होने के कारण बांध कुछ जर्जर हो गया था या उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, उससे वो खराब हो गया, क्या बांध फट गया, टूट गया, जो भी बात हो, तो उस बांध की मरम्मत करने की आवश्यकता थी। लेकिन बच्चों, जाहिर सी बात है कि हमेशा ही सरकारें कल्याणकारी नहीं रही हैं। सरकारों का मकसद आम जनता की राहत के अतिरिक्त या उससे परे होता है, क्या है? सत्ता में बने रहना। ब्रिटिशर्स भारत में आए, उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि वो भारतीयों को एक बेहतरीन शासन की स्थापना करके दें, यहाँ एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करें, बल्कि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य था कि अपना घर भरा जाए, भारत की संपदा का दोहन किया जाए, यहाँ के लोगों को बेरोजगारी में धकेल दिया जाए, यहाँ के लोगों का अच्छी तरह से शोषण किया जाए और उस शोषण से मिली कमाई से इंग्लैंड की तरक्की की जाए। इस प्रकार के उद्देश्य थे ब्रिटिशर्स के। लेकिन क्या शकों के भी ऐसे उद्देश्य थे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, प्रजावत्सल रुद्रदमन, उसने इस सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का स्वप्न देखा, या ऐसा सोचा कि वो इसका जीर्णोद्धार करेगा। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आकर खड़ी हुई। क्या थी समस्याएं? देखिए, इस झील के पुनरुद्धार के लिए या इस जीर्णोद्धार के लिए एक भारी भरकम रकम की आवश्यकता थी, लेकिन रकम राज्य के पास थी नहीं। उसके बहुत से सचिवों ने उसका विरोध किया कि अपने इस झील का जीर्णोद्धार नहीं करवाना, इतना हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन उन सभी की बातों को दरकिनार करते हुए, अपनी प्रजा के हित को सोचते हुए रुद्रदमन ने उस झील का जीर्णोद्धार करवाया, और न केवल जीर्णोद्धार करवाया बल्कि प्रजा से उसके लिए कुछ भी अलग से चंदा, सहयोग या टैक्स नहीं लिया। ना ही उसके बाद उसकी भरपाई करने के लिए, उस खर्चे की भरपाई करने के लिए उसने किसी प्रकार का टैक्स प्रजा पर थोपा। तो इससे पता लगता है कि वास्तव में रुद्रदमन एक प्रजा वत्सल लोक कल्याणकारी राजा था। जाहिर सी बात है। अब देखो बच्चों, कभी भी समय एक सा नहीं रहता। जाहिर है कि शकों में बहुत अच्छा राजा था रुद्रदमन, प्रजा वत्सल था, लेकिन ये कभी भी आवश्यक नहीं है कि उनके पूर्वज भी, माफ कीजिए, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके वंशज भी उन्हीं के जैसे निकले। तो ऐसा ही हुआ। यूची जनजाति ने उन्हें मध्य एशिया से खदेड़कर भारत में भेजा था। अब वही यूची जनजाति भारत में आ चुकी है। इन सीथियंस का, इन जो शक है, इनका कबाड़ा करने के लिए, इनको साइड में करने के लिए। अब बच्चों, एक बात मैं बताने भूल गया, सीथियन, इनको सीथियन क्यों कहते हैं? देखिए, एक बैक्टीरिया में जगह है सीथिया, वहां के रहने वाले थे, इसलिए इनको सीथियन कहेंगे अपने, ठीक है। अब शकों की बातें मानी जाने वाली है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब आएंगे इसके बाद कुषाण, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, कुषाण जो थे ये भी वही यूची जनजाति है, यूची जनजाति। तो
ये वही थे जिन्होंने शकों को मध्य एशिया से भगाया था। लेकिन संपदाओं की तलाश में, बेहतरीन भविष्य की तलाश में अब ये भी वहीं पर आ गए थे। कहां पर? भारत में। भारत की तरफ इन्होंने हमला कर दिया था, लेकिन इनके पास जीते हुए अपने प्रदेश और भी थे, तो जाहिर है कि अभी मगध दूर था। मगध, वही मगध जो प्राचीन भारत की राजधानी था, प्राचीन भारत के सत्ता का केंद्र था। तो यूसी जनजाति मुख्यतः चीन की जनजाति थी। चीन का एक कांसू नाम का प्रांत है, कांसू प्रांत की जनजाति थी और वहीं पर निवास करती थी। और इनके जो राजा थे पहले, इनके संस्थापक थे, वो थे कजुल पेड। इन्होंने इस कुषाण राज्य की स्थापना की। लेकिन कुषाणों के भांति, शकों के भांति कुषाणों की जो राज्य व्यवस्था थी वो भी 5 भागों में या 5 शाखाओं में बटी हुई थी। लेकिन इसके बाद इनके उत्तराधिकारी आए। उत्तराधिकारी का नाम था विमकदफिस। इन्होंने शासन किया। बच्चों थोड़ा सा ना ये नाम को लेकर आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको मुश्किल लगे तो 2, 3, 4 बार, 5 बार इसको पढ़िए, 1-2 बार लिख कर देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोबारा बताऊंगा मैं। कुषाणों की स्थापना की कजुलपेड ने। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी विमकदफिस आया। विमकदफिस भी ठीक था, चल रहा था, लेकिन उत्तराधिकारों का संघर्ष हमेशा चलेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखे हुए, बड़े सपने लिए हुए एक कुषाण सरदार नाम था कनिष्क। कनिष्क की होती है एंट्री। कनिष्क हमारा फेवरेट शासक, सबसे बेहतरीन शासक कुषाणों में। इतना बेहतरीन शासक जिसकी छाप आज भी भारत पर मिलती है। उसने ली एंट्री ली। अब इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने जा रहा था। इतिहास स्वयं को दोहराने जा रहा था। क्या इन्होंने दोहराया, बात करेंगे इस पर। तो देखिए, कनिष्क ने पहले के कुषाण राजाओं को बुलाया। इनकी 5 शाखाएं थी, 5 शाखाओं को बिल्कुल एक साथ एकत्रित कर दिया और अपनी राजधानी बनाया पेशावर को। अब जो पेशावर को क्यों भी? पेशावर है आज के पाकिस्तान में, ठीक है ना। पेशावर का नाम उस समय में पुरुषपुर था। ठीक है बच्चों, उस समय पेशावर का नाम पुरुषपुर था। अब कनिष्क की एंट्री वहां पर होती है। क्या उसने अपनी 5 शाखाओं में बटे हुए कुषाण वंश को एकत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके बाद देखो क्या होता है। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार युद्ध करके या जैसे भी अपने राज्य को विस्तृत करने के बारे में सोच लिया था। तो एक बात बतानी रह गई थी चक राजा रुद्रदमन के बारे में, कि रुद्रदमन की नीति ऐसी थी कि वो युद्ध तभी करता था या हत्या तभी करता था जब युद्ध करना हो। वो वैसे किसी की हत्या नहीं करता, वजह बताता। ठीक है, अब दोबारा आएंगे। कुषाण में कनिष्क ने 5 शाखाओं को एकत्रित किया, उसको एक साथ लेकर आया और स्वयं बना राजा। अब राजा बनने के बाद उसने बहुत से महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें कि अपने आसपास के क्षेत्रों को विस्तृत करना। अब इसमें था कनिष्क। कनिष्क के राज्यारोहण में वैसे तो कई विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। किसी का विचार कुछ है, किसी का विचार कुछ है, लेकिन मान लेंगे कि 78 से लेकर 101 तक इसका शासन रहा था। और इसके शासन में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सन 78 में तक संवत की शुरुआत हुई, जो आज भी भारत सरकार के द्वारा एक मान्य शक संवत है।
ठीक है ना बच्चों। शक संवत से पहले एक शुरुआत और हुई थी, वो था विक्रमी संवत। जो विक्रमी संवत था उसकी शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व। यानी कि आज हम देखते हैं ना विक्रमी संवत 2076, इस प्रकार से ना आज भी हिंदू कैलेंडर इसको कहा जाता है और इसकी मान्यता पूरे देश में है। इसकी शुरुआत की थी राजा विक्रमादित्य ने। वो विक्रमादित्य कौन था? उसने इससे पहले के रुद्रदमन नाम के शासक को हराया था और उसी हार वाले दिन, उसी दिन जिसने उसको रुद्रदमन को हराया था, उसने विक्रम संवत की स्थापना की अपनी जीत के जश्न की खुशी में, अपने जीत के खुशी में। और इसी के अनुसार भारत का खगोल, भारत की ज्योतिषी गणना और अनेक मैथमेटिकल और खगोलीय ज्योतिषीय गणना की जाने लगी। यानी कि केवल एक साल का आंकड़ा शुरू होना, केवल एक कैलेंडर शुरू होना, उसने भारत के इतिहास और समूचे विज्ञान को किस तरह से एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, किस तरह से उसकी उन्नति के मार्गों को प्रशस्त किया, हम देख सकते हैं बच्चों, है ना। तो विक्रमादित्य ने जिस प्रकार से विक्रमी संवत की शुरुआत की, उसी तरह से कुषाण के सिंहासनारोहण होने पर, उसके कनिष्क नाम के राजा का पहली बार राजा बनने पर इस तरह के कैलेंडर को जारी किया गया। इसका कैलेंडर का नाम था शक कैलेंडर या शक संवत। देखिए विक्रमादित्य की आपको बात बता दूं, विक्रमादित्य की जीत इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने उसके बाद जो भी राजा होता वो स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि देने को आतुर रहता। जैसे कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि दी। ऐसा कोई राजा नहीं था जो स्वयं की बहादुरी के रूप में विक्रमादित्य की उपाधि लेकर स्वयं को महान घोषित करने का इच्छुक न हो। ठीक है, ये तो रही सनों की बात। आप फिर से आ जाएंगे कनिष्क पर। कनिष्क 78 में उसका सिंहासनारोहण हुआ। अब भाई साहब बैठने वाला था नहीं, वो शुरू कर दिए इधर उधर पंगे लेने। तो सबसे पहले पर्थिया कई बारी वही पर्थिया जो भारत के पश्चिम में स्थित था। ठीक है, अब पर्थिया पर उसने किया हमला। पर्थिया पर हमला करके उसने कुछ एरियाना के प्रदेशों को जीतना शुरू किया। संभवतः ये एरियाना का प्रदेश वही थे जिसको उन्हीं से पहले खोस लिया गया था, उन्हीं से छीन लिया गया था। खोस लिया गया था ना, अच्छा शब्द है। तो उसी को छीन लिया गया था और संभवतः एक मूर्ख राजा खुसरो को हराया गया। ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्रंथों में लिखित है, मूर्ख राजा खुसरो को हराया गया। उस समय कनिष्क का पश्चिम पर्थिया पर अधिकार हो गया था। अब बारी आई पाटलिपुत्र की। आ जाओ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पर हमला हुआ। पाटलिपुत्र पर हमला होते ही वहां के राजा को हरा दिया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, हराकर वहां पर एक बौद्ध विद्वान था, नाम था अश्वघोष। अश्वघोष को उसने अपने पास ला लिया। बेहतरीन बौद्ध विद्वान और कनिष्क को प्रभावित करने वाला, बौद्ध धर्म के लिए उसको प्रेरित करने वाला, उसे अपनाने के लिए प्रेरित करने वाला, और इसके साथ साथ सातवाहन थे उनका नाश भी कर दिया भाई साहब कनिष्क ने। सातवाहनों को खत्म करने वाला, उनके वंश को खत्म करने वाला, उसकी ऐसे तैसे करने वाला कनिष्क। कनिष्क की बाद, मगध के बाद, पाटलिपुत्र के बाद उसकी नजर गई कश्मीर पर। कश्मीर हर किसी के सपनों का घर, कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य, कश्मीर भारत का स्वर्ग, कश्मीर धरती का स्वर्ग। कौन नहीं चाहेगा कि उसके आधिपत्य में कश्मीर हो। इसी तरह का सपना लिए हुए था कनिष्क। कनिष्क ने कश्मीर पर हमला किया और आसानी से उसे जीत लिया। कलहन की राजतरंगिनी में इस पूरी घटना का उल्लेख किया गया है और कनिष्क ने वहां पर एक गांव का निर्माण भी करवाया
उसका नाम था कनिष्कपुर। और ये गांव संभवतः बारामूला है ना, जो आज बारामूला घाटी, बारामूला के पास एक गांव है कानीफोर, कानीफेर है ना, इस तरह से। संभवतः ये वही गांव है जिसको कनिष्क ने बसाया था। ठीक है, इसके बाद उज्जैन। उज्जैन में क्या होता? उज्जैन में शकों की शाखा थी, हमें अच्छी तरह से पता है। और संभवतः उज्जैन में एक शक छत्र था, कष्टक को कश्मीर अपने कनिष्क ने अच्छी तरह से मात दे दी थी। इसके बाद बात आई मिडिल एशिया की, यानी कि मध्य एशिया। मध्य एशिया क्यों? इससे पहले तो कोई राजा मध्य एशिया गया नहीं था। तो देखिए, जो कनिष्क का साम्राज्य था ना, वो सिर्फ भारत में न होकर मध्य एशिया से होते हुए चीन की तरफ था। क्या ये भारत से अगर अपने जाएंगे पश्चिम में तो सिंधु होते हुए पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, मध्य एशिया से होते हुए ये आ गया था चीन तक। ठीक है ना? तो मध्य एशिया में भी उन्होंने बहुत से पंगे लिए, मध्य एशिया में भी उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए। और लगभग 90 ईस्वी में एक हानवंश था, हानवंश का चौनपाओ, हानवंश का सेनापति था चौनपाओ, को हरा दिया था और इसके बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। बेसिकली चौनपाओ था चीन के राजा का सेनापति। चीन के साथ इसकी कुछ घटना हो गई थी, घटना को जानेंगे अपने, क्या घटना थी। तो देखिए, इसका डंका हर कहीं पर बोल रहा था। इतने में इसने पूर्व को भी जीत लिया, पश्चिम को भी जीत लिया, दक्षिण को भी जीत लिया। अब बारी थी उत्तर की। भारत के उत्तर में थे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वतों के पार था चीन का राज्य। चीन के राज्य में मजे, और वहां पर था एक हानी वंश। हानी वंश के राजा थे होती। कैसे है चाइनीज नाम है, छोटे छोटे हैं। होती वहां के राजा थे और होती की एक थी राजकुमारी। कनिष्क ने एक दूत को भेजकर होती को कहा कि आपकी राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। उस समय ये बातें आम थी, लेकिन होती ने इस बात को अपना अपमान समझा, अपना तिरस्कार, अपनी बेइज्जती समझी। उसने कहा भाई रुक जा। उसने कनिष्क के उस दूत को बंदी बना लिया। देखिए, दूत पहले सांझे थे, दूतों को बंदी बनाना, उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा देना, उसे प्रताड़ना देना अच्छा नहीं माना जाता था। तो क्या हुआ कि कनिष्क ने उसको अपना जो कनिष्क के द्वारा भेजे गए दूतों को उन्होंने अपना बंदी बना लिया था। और बंदी बनाने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्या हुआ था? देखिए बच्चों, कनिष्क ने अपना एक सेनापति सी सेनापति को लगभग 70,000 सैनिकों के साथ भेजा चीन पर, इस चीन वंश पर हमला करने के लिए। तो वहां पर था बच्चों पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में या ऐसी जलवायु, इतना हाई एल्टीट्यूड, इतना उच्च क्षेत्र जहां पर हवा का दबाव कम है, जहां पर खाद्य सामग्री नहीं है, जहां पर रहने के लायक इतना अनुकूल माहौल नहीं है, या उस स्थितियों में कभी सेना रही नहीं है, उस स्थिति में कभी युद्ध नहीं किया ना। अपने भी कभी पहाड़ों में जाए तो हालत खराब हो जाती है, ऊंचे पहाड़ों में, बर्फीले पहाड़ों में। तो उस समय तो संसाधन भी नहीं थे इतने। गए चीन की सेना, माफ कीजिए, कृष्ण की सेना बीमार हो गई, सेना बिखरने लगी। इतनी बड़ी संख्या में फौजी, उनके सैनिक मर गए कि हान वंश ने उनको आसानी से हरा दिया। और हराया, उसके हार के बाद उन्होंने कनिष्क पर एक खास तरह का जुर्माना लगा दिया कि हर वर्ष उसको एक खास रकम चीन को देनी होगी। उसके लिए कनिष्क ने भी अपनी कुछ गाथा का वर्णन इस तरह से किया कि मैंने दक्षिण को जीत लिया, पूर्व को जीत लिया, पश्चिम को जीत लिया, लेकिन ये उत्तर खाए जात है, उत्तर को हम जीत नहीं पाए। खैर, ये मेरी भाषा में है, उत्तर दिशा को वो जीतने में कामयाब नहीं रहा था। लेकिन ये घटना यहाँ पर समाप्त नहीं हुई।
इसके बाद कनिष्क ने जाकर कुछ तैयारियां की और उसी के दबाव में आकर हान वंश के सेनापति ने, हान वंश का सेनापति कौन था? चांगपाओ, या उससे भयभीत होकर उसने अपने 2 राजकुमारों को कनिष्क के यहाँ बंदी के रूप में भेजा और कनिष्क ने भी उनसे सालाना कुछ रकम वसूलना तय किया। इस तरह से हम कह पाएंगे कि कनिष्क का डंका चारों ओर से बज रहा था। अब न केवल वो बहादुर था, न केवल उसकी रणनीति अच्छी थी, बल्कि वो एक बेहतरीन कला प्रेमी, एक बेहतरीन अच्छा शासक था। सबसे पहले बात करेंगे शासन की, उसका प्रशासन कैसा था। देखिए, कनिष्क के प्रशासन के बारे में हालांकि हमारे पास कुछ ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, कुछ चीनी ग्रंथ हैं। इसके अलावा ह्वेनसांग एक बौद्ध तीर्थ यात्री के रूप में भारत आया था। उसने भारत के दंतियों के अनुसार या उस समय कुछ रिकॉर्ड होंगे उनके अनुसार कुछ बातें लिखी, जैसे उसने एक बात लिखी उस समय के प्रशासन के बारे में। उस समय अमात्य थे, है ना, जो मंत्री थे उस समय, मंत्री उनको बोलते थे सचिव। वो जो नियमों को लागू करने वाले, जैसे आज के IAS है ना, उनको बोलते थे कर्म सचिव। इस तरह से, ठीक है। हालांकि कुछ ज्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बच्चों प्रशासन के बाद अपने इस बात करेंगे कि उन्होंने मथुरा और काशी इसको भी अपनी राजधानी बनाया था, क्षेत्रीय राजधानी। ये सभी हमें पता लगता है सारनाथ के क्षेत्रीय राजधानी के बनाने का तात्पर्य है कि वहां पर राज करना या वहां पर शासन चलाना बेहतरीन हो जाता है। और ऐसा वर्णन मिलता है कि उन्होंने एक महाक्षत्र था, इस तरह उसका नाम था, खरपल्लन नाम था उसका। उसको हराकर उस जगह पर राज्य को शुरू किया था। अब बच्चे देखिए कि उस समय तक उसने विज्ञान में, कला में बहुत प्रगति की थी। जैसे उसके राज्य में उसका जो राजवैद था वो था चरक। चरक ने लिखी थी चरक संहिता। चरक संहिता में कितनी बेहतरीन बातें लिखी गई हैं जो आज भी प्रासंगिक है। चरक ने जो बातें लिखी, उसने जो पुस्तक लिखी, वो उसको आज भी बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा नागसेन, नागार्जुन वो साउथ इंडिया वाला एक्टर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नागार्जुन और था। उसने कुछ शून्यवाद, सापेक्षवाद, इस प्रकार के गणनाओं के आधार पर कुछ थ्योरम्स, कुछ थ्योरी, कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो कि आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं। उस समय उसने बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी वैज्ञानिक उपकरणों के इतनी बेहतरीन खगोलीय गणनाएं की, जिसको देखकर आज के वैज्ञानिक भी अचरज में है कि इतना पुराना समय होते हुए भी इतनी महान तरीके से उन्होंने ये सब कैसे किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे लोग उसके यहाँ थे। विद्वानों का आश्रय जाता था भाई वो अश्वघोष कौन था? अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान था जो कि वो पाटलिपुत्र से लेकर आया था, ठीक है ना, उसको संरक्षण दिया था। इसके अलावा हम बात करेंगे उसकी बौद्ध की नीति की। देखिए, उसने बहुत सारे बौद्ध मठों का, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया, बेहतरीन शासन देने की उसने पूरी अपनी यत्न किया, ठीक है ना। अब वैसे तो वो था निरंकुश शासक, जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में हमें मिलता है। उसने एक कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में की उसने बौद्ध संगति का आयोजन किया। अब बौद्ध संगति वो थी जिसमें कि बहुत से लोगों को, विद्वानों को एक साथ बिठाते थे। उनमें कुछ मतभेद थे, कुछ सिद्धांतों में, कुछ मूल्यों में,
धर्म के आधार पर भेद थे, तो उनको बैठकर अच्छी तरह से उस पर बातचीत करना, वाद विवाद करना और एक संयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचना उनका मकसद था। ठीक है ना। इसी के संदर्भ में चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता की थी वो की थी बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने, और जब उसके उपाध्यक्ष थे जाहिर सी बात है कौन होंगे वो, सही बच्चों आप, अश्व घोष। वही अश्व घोष जिसे कि कनिष्क पाटलिपुत्र से लेके आया था। 18 दिन तक ये बौद्ध संगति चली और उसमें 18 स्कूलों, माफी 18 स्कूल नहीं, 18 स्कूलों में मतभेद था, उसमें अलग अलग विचार थे। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ है ना, त्रिपिटक, उनको अच्छी तरह से पढ़कर उनको एक खास रूप में डाला गया जिससे कि महाविभाष नाम दिया गया इस नए ग्रंथ को। लेकिन इसमें कुछ एक क्रांतिकारी घटना भी होगी। क्या घटना हुई? इस समय बौद्ध 2 शाखाओं में बंट गया, क्योंकि जब उस समय तक इतने अधिक विचार लोगों के आ चुके थे कि क्या करें, कि अब स्पष्ट था कि लोग 2 विचारधाराओं में है। हालांकि उनमें 2 विचारधाराओं में भी कुछ मतभेद था, कुछ तर्क थे, लेकिन इस बौद्ध संगति के द्वारा उनको सुलझा लिया गया था। परंतु इसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान इन 2 शाखाओं में बंट गया। हीनयान वो शाखा थी जो बौद्ध धर्म के मूल रूप को स्वीकार करती थी और महायान इसकी एक नई शाखा थी। तो क्या इन शाखाओं में अंतर था उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध था, लेकिन वर्तमान में कुछ मूर्तियां बनाकर या कुछ ऐसे सांचे, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, चीजें बनाकर जो भगवान के तुल्य मानी जाती थी या उनके प्रतिबिंब के रूप में देखी जाती थी, उनकी पूजा की जाने लगी। ठीक है बच्चों, ये था पूजा करने वाला महायान। लेकिन मूल बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। मूल बौद्ध धर्म में बौद्ध को केवल एक महापुरुष मानते थे, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है ना वो अनीश्वरवादी है। हाँ, नास्तिक नहीं है, वो आस्तिक है। ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है, लेकिन एक खास बंदे का वो भगवान नहीं मानते, बल्कि इसमें बुद्ध को भगवान माना गया है। जो बौद्ध धर्म था पुराना हीनयान, अब कहने का जो सरल था, उसमें कुछ पाखंड नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन वो जो धारणाएं थी, वो नियम थे, उनको मानना मुश्किल था। यानी कि सिर्फ एक इमेजिन कि भगवान ऐसा होगा बिना देखे हुए ना, वो थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन लोगों को थोड़ा सा आसान चाहिए था, सरल तरीके से ना। आप भी थोड़ा सरल तरीके से पढ़ने के लिए गाइड लेके आते हो ना, ऐसा कुछ। तो सरल तरीके से बौद्ध धर्म को मानने के लिए महायान शाखा आई, उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, है ना। कि अगर मूर्ति होगी तो उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, हाँ भगवान ऐसा है। इसके बाद इसमें थोड़ा और भेद गहराता गया, धीरे धीरे इनमें इतना भेद आ गया कि अब ये शाखाएं बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, और इसका श्रेय जाएगा कनिष्क के द्वारा करवाई गई चौथी बौद्ध संगति। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से ये साल उसका। अब इसके बाद अपने करेंगे कि उसका और मूल्यांकन कनिष्क कैसा था। कनिष्क बेहतरीन राजा था, उसने बेहतरीन शासन व्यवस्था देने में भरपूर सहयोग किया। हालांकि निरंकुश था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसने एक बड़े क्षेत्रफल तक अधिकार कर लिया था। उसने शक संवत को भी शुरू किया था, और भी उसने बहुत सी चीजें शुरू की थी, चरक संहिता वगैरह शुरू की थी। एक बच्चों आपको बात बतानी रह गई थी कि जो हीनयान था, इसकी जो भाषा थी वो थी पाली भाषा, उसकी थी संस्कृत भाषा। ठीक है। अब इसके बाद आएगी गांधार शैली।
बच्चों शैली का तात्पर्य है कि एक खास तरीके से पेंटिंग्स या आर्किटेक्चर बनाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि राजस्थान की जो बनी ठनी है, ये किशनगढ़ शैली है, उसकी आंखें लंबी लंबी, नाक लंबी, है ना, सभी की पेंटिंग वैसे, ठीक है। चीन वालों की पेंटिंग चाहे कोई बंदा हो, उसकी दाढ़ी मूछ अलग सी दिखती है ना, इस तरह से हर कहीं जगह की पेंटिंग में उनकी विशेषता मिलती है। अब गांधार, गांधार वही जो अफगानिस्तान में है, वहां की कला जो कि यूनान, मध्य एशिया व भारत से प्रभावित थी, उन तीनों की जो झलक थी वहां मिलती है। जहां पर बुद्ध को पहली बार कुछ ऐसे कपड़ों में दिखाया गया है जो यूनान से संबंध रखते हैं या मध्य एशिया से संबंध रखते हैं। तो देखिए अपना उन्होंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया अब, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा लोगों को बुद्ध के प्रति इंटरेस्ट और जागा। इससे पहले की मूर्तियों में बुद्ध केवल नग्न अवस्था में या थोड़े बहुत कपड़े पहनकर रखते थे, लेकिन अब इसमें ज्यादा कपड़े पहनकर अपने हिसाब से भगवान को डाल दिया उन्होंने। तो इस तरह की घटनाएं होने लगी। गांधार शैली आई, गांधार शैली को बहुत ज्यादा मान्यता थी। इसके बाद बच्चों कुछ और आया कि अपने कनिष्क ने जो उस समय घर थे वो भी ठीक थे, है ना, महिलाओं पुरुषों में इतना भेदभाव नहीं था। कनिष्क ने 23 साल शासन किया। 23 साल शासन में उसने बहुत महत्वपूर्ण युद्धों को भी लड़ा, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए संभवतः उसके राज्य का पतन हो गया। उसके बाद आए खून आए, उन्होंने भी शासन किया भारत पर लंबे समय तक शासन, हालांकि वो भी नहीं कर पाए, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम खत्म हुआ। अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेना और याद कर लेना, बुक से पढ़ना, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।